नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप चीन पर घेरने चले, चंदा निकल पड़े। जी हां, मतलब ये कि विपक्ष चीन की चालबाजी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उल्टा सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले चंदे को लेकर कांग्रेस को ही घेर लिया। आज हम हल्ला बोल में इसी चर्चा को आगे ले जाएंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि 15-16 दिसंबर को भारतीय वायुसेना पूर्वी सेक्टर में अभ्यास करेगी। यह अभ्यास चीन के खिलाफ अपनी ताकत परखने के लिए किया जाएगा। लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और दूसरे कई प्लेन इसमें हिस्सा लेंगे। भारत एक संकेत और एक संदेश दोनों देगा। इस बीच आपको बताएं, तवांग पर तनातनी को लेकर जो सियासत हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि नेहरू के चीन प्रेम की वजह से भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता गंवानी पड़ी। अमित शाह ने यह भी कहा कि 2005-2006 राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास ने 1,35,00,000 का चंदा दिया। कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कहा कि 2019 में बीजेपी ने चीन की कंपनी का इस्तेमाल चुनावी ब्रांडिंग के लिए किया। हल्ला बोल में चर्चा करेंगे कि तवांग पर तनातनी के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन के चीनी कनेक्शन का क्या है सियासी खेल। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। उधर तवांग में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ किया तो हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इधर दिल्ली में चीन की चालबाजी सियासी हथियार बन गई। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद सामने आए और नेहरू के चीन प्रेम से लेकर राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी चंदे से जोड़कर कांग्रेस को ही घेर दिया। तो कांग्रेस का जवाब आया, फांसी क्यों नहीं चढ़ा देते। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-07 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। इस विषय को उन्होंने शोध का विषय बनाया था क्या? अरे उसका इसका क्या संबंध है? तुम अगर हमारी गलती है तो फांसी पे लगाओ, लेकिन इससे क्यों जोड़ रहे हो? देश की सुरक्षा है, देश के जवान बॉर्डर पे मर रहे हैं। तवांग के बहाने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी चंदे की चर्चा हुई तो कांग्रेस ने चीन की डेटा कंपनी को बीजेपी से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में जिन कंपनियों की सहायता ली थी, उनमें से ये थी यूसी वेब मोबाइल। ये सेवाएं भारतीय जनता पार्टी ने ली और 2017 में इसी कंपनी पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि ये भारतीयों का डेटा चुराकर चीन भेजती है। तवांग की घटना के बाद राजीव गांधी फाउंडेशन और नेहरू को घसीटे जाने पर कांग्रेस आग बबूला हो गई। पूछ लिया कि रक्षा मंत्री को जब संसद में बयान देना था तो उनसे पहले गृह मंत्री ने कैसे बयान दिया। 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया। सरकार की तरफ से ये 12 बजे बयान देने की बात रखे जाते हैं, तो किस हैसियत से उसके पहले दूसरे कोई मंत्री जो उनसे पद पे नीचे भी है, वो कैसे बाहर जाके मीडिया वालों को अपने बात रख सकते हैं। भारत और चीन के बीच तनातनी पर सियासत इस कदर सुलग रही है कि एक तरफ बीजेपी नेहरू के रोल पर सवाल खड़े कर रही है तो कांग्रेस गुजरात सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की भी एंट्री करा रही है। चाइना को ये ध्यान रहना चाहिए कि ये 1962 का कमजोर दिल जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है। ये शेर दिल नरेंद्र मोदी का 2022 का भारत है। 9 तारीख को ये होता है हादसा, और क्योंकि गुजरात में मंत्रिमंडल का शपथ समारोह है तो सरकार छिपा के रखती है। जब कुछ चैनलों के पास आता है और चैनल जब इसको एक्सपोज करती है, तब तक सरकार देश को बताती नहीं है। क्या ये रवैया है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए?
चलिए अब आपको बताते हैं कि तवांग में 9 दिसंबर को हुआ क्या। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सेना को इस बात की खुफिया जानकारी थी कि चीनी सेना घुसपैठ कर सकती है। 9 दिसंबर को करीब 300 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। जुबानी जंग के बाद पत्थरबाजी और हाथापाई शुरू हुई। चीनी सैनिकों को घेरकर भारतीय जवान झपट पड़े। 2 जगहों पर भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की जमकर पिटाई की। हालत ये हुई कि जान बचाने के लिए चीनी सैनिकों को भागना पड़ा। करीब 50 भारतीय सैनिक आक्रामक तरीके से भारतीय पोस्ट की ओर बढ़े। डर के मारे चीनी सैनिकों ने हवाई फायरिंग की। संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना की पूरी जानकारी दी। फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि रक्षा मंत्री ने संसद में वही बातें बताई जो पहले से पूरा देश जानता था। 6 o'clock, this was all available, that there was a clash and none of our soldiers were killed or injured. The defense minister said nothing more than what was available to us at 6 o'clock in the morning. चीन को लेकर सरकार पर अक्सर सवाल उठते हैं। तवांग की घटना के बाद विपक्ष को एक बार फिर मौका मिला। आकर हमारी फौज पे हमला करता है। क्या हो रहा है इस देश में, बताइए। कौन सा राष्ट्रवाद है भाजपा का? भारत की प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाइए इसमें। चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं आप? क्यों डर रहे हैं आप? आपने तो उठकर जाकर मिला था बाली में चीन के लीडर से। जब देश का सवाल होता है सबको एक दिखाई देना चाहिए। ये आज तक विपक्ष नहीं कर पाया है। गैर जिम्मेदाराना बयान आते हैं, भड़काऊ बयान आते हैं जो गलतफहमियां पैदा करते हैं। ऐसे बयान विपक्ष के आते हैं। चीन और चीनी घुसपैठ पर सियासत कोई नई बात नहीं है। बीजेपी परिवार के लिए चीन कांग्रेस का फेवरेट हथियार रहा है। अब तवांग की घटना ने उस हथियार को और खार दे दी। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल वीपी मलिक साहब, पूर्व सेना अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय निरुपम जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ रहे हैं। वारिस पठान साहब, प्रवक्ता, हमारे साथ एआईएमआईएम के, जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आना चाहती हूँ। जनरल मलिक, मैं एक एक पॉलिटिकल कमेंट लेकर उसके बाद बड़ी तस्वीर समझने के लिए फौरन आपके पास आऊंगी। मिस्टर त्रिवेदी, मेरा सवाल आपसे सीधा है। आज अगर तवांग में ऐसी घटना होती है कि चीनी सेना भारतीय सेना आमने सामने है, तो नेहरू की गर्दन तक आप पहुंच जाते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा मिला था, वहां पहुंच जाते हैं। ये सब बताते हैं आप, रोज बताइए देश को। लेकिन कम से कम जिस दिन ऐसी घटना होगी उस दिन तो आपकी जवाबदेही पूछी जाएगी ना। देखिए, राजीव गांधी फाउंडेशन तक हम नहीं पहुंचे थे अंजना जी। प्रश्न संसद का सत्र शुरू होने से पहले लगाते हैं और किस दिन कौन सा क्वेश्चन इनलिस्टेड है ये एक दिन पहले आ जाता है। तो ये तो कांग्रेस को पहले से पता था। जो गृह मंत्री जी ने बात कही, कांग्रेस को पता था कि आज क्वेश्चन इनलिस्टेड है और राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर उत्तर आने वाला है। और फाउंडेशन के लोगों को पता होगा कि चाइनीज दूतावास से 1.35 करोड़ रुपया आया था। तो उन्होंने जो बात कही है वो अचानक नहीं, क्योंकि ये खबरें आई हैं रात में और क्वेश्चन लिस्टेड हो चुका है कई दिन पहले और कल ही दिन में सबको पता लग चुका था कि कल का क्वेश्चन लिस्टेड ये है। इसलिए यह तर्क मुझे उचित नहीं लगता है यदि विपक्ष यह देने का प्रयास करता है। हां, दूसरी बात, जहां तक आपने कहा नेहरू की गर्दन तक पहुंचने की बात, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। जो चाइनीज बॉर्डर के ऊपर हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है अंजना जी, उसका नाम क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। क्यों है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस? क्योंकि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो हमारी सीमा चीन से नहीं लगती थी, हमारी सीमा तिब्बत से लगती थी। इसलिए आज भी उस बॉर्डर फोर्स का नाम है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। वो तो एहसान हो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कि तिब्बत चीन का मान लिया गया और उसकी वजह से हमारी सीमा चीन से लगने लगी और तिब्बत के आधार पर ही अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर वह अपना दावा करता है। इसलिए एक यथार्थ की बात कही। और दूसरा, आज की युवा पीढ़ी को शायद नहीं पता होगा, तो मैं इसलिए जो गृह मंत्री जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना, चीन के पास वीटो पावर नहीं थी। इस चीन के पास वीटो पावर 1974 में आई है।
1974 तक इस चीन के पास वीटो पावर नहीं थी, वो ताइवान को दे रखी थी। और यह बात यूनाइटेड नेशंस चाहता था कि किसी लोकतांत्रिक देश के हाथ में वीटो पावर हो, परंतु नेहरू जी और उस समय नेहरू जी की जो स्वयं बहन थी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली महिला अध्यक्ष थी, विजय लक्ष्मी पंडित जी के पत्राचार में इस आशय की बातें आई हैं कि वो ये नहीं चाहते थे चीन से संबंध खराब हो, इसलिए वो इस विषय के ऊपर विचार नहीं करना चाहते थे। अन्यथा सोचिए 47 टू 74 27 साल हमारे पास मौका था स्थायी सदस्यता लेने का, वो हमने नहीं लिया। खैर वो सारी बातें छोड़िए, वो सारे विषय अपनी जगह है, आज वो विषय नहीं। बस एक याद दिलाना चाहता हूं, 62 का युद्ध था, तब हम भारतीय जनसंघ थे। भारतीय जनसंघ ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी ऐसा साथ दिया था नेहरू जी का, जिस संघ पर नेहरू जी ने प्रतिबंध लगाया था कि उस युद्ध में नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। और इतना ही नहीं, 26 जनवरी 1963 को आरएसएस को बुलाया था गणतंत्र दिवस परेड में। यह होता है कि जब देश के ऊपर कोई दूसरा देश आंख उठाए तो कैसे साथ देना चाहिए। और आज एक हालत है कि जब किसी देश को दूसरा कह रहा है, अरे भैया जीपिंग को अपने घर में तो समर्थक मिल नहीं रहे, सारे शहरों में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है चाइना, मगर इसे कहते हैं एक तिनके का सहारा। उनको भारत के विपक्षी दलों में सबसे बड़ा सहारा मिल रहा है, जो उन्हें ना अंतरराष्ट्रीय जगत में मिल रहा है, ना अपनी देश की जनता के बीच में। ठीक है, मैं इसमें जवाब संजय जी आपसे फौरन लूंगी, लेकिन उससे पहले श्वेता हमारी सहयोगी इस वक्त पहुंच गई हैं उन तमाम इलाकों में जहां पर परिस्थितियां ऐसी हैं। कहां पर पहुंची आप? तवांग पहुंच गई हैं श्वेता, और क्या खबर वहां पर इस वक्त मिल रही है? दिख रहा है साफ अंधेरा आपके पीछे। जी अंजना, जिस अब उस रास्ते में एक तरह से मैं आपसे कहूं कि उस सेक्टर में हम पहुंच गए हैं, लेकिन बड़ी लंबी दूरी यहां की होती है। अब तो अच्छी बात यह है कि कम से कम सड़कें वहां तक के लिए आपको उपलब्ध हो गई हैं, तो वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूर रहता है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो अपर रीचेस हैं वहां पर बर्फबारी भी हो रही है। जिस पोस्ट पर, खासकर जिस इलाके में ये झड़प हुई थी, वहां पर तो काफी ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। इसीलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ऊंचाई के साथ हम आगे जा रहे हैं, वहां पर ठंड भी अब ज्यादा बढ़ती जा रही है, और ऊपर के इलाकों में तो माइनस में तापमान हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल सुबह तक हम उन इलाकों तक पहुंच पाएंगे पूरी रात सफर करने के बाद। लेकिन अभी तक इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में हम जरूर पहुंच चुके हैं। अंजना, बिल्कुल, क्या अपडेट है, कुछ जानकारी जो एक्स्ट्रा बीते दिन से? क्योंकि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कुछ सदन में कहा, विपक्ष का कहना है कि वो तो पहले ही हमें मीडिया से पता चल चुका था। जो सबसे बड़ी बात आज दूसरे दिन हो, श्वेता? दरअसल इस तरह की चीजें जब भी होती हैं अंजना, चाहे किसी के भी राज में होती रही हो, मतलब थोड़ा आश्चर्यजनक होता है कि दूसरी पार्टी उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलने लगती है। जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, आप फौरन उस समय आकर, सबसे पहला आपकी प्रायोरिटी ये नहीं होती है कि सबको बता दें, बल्कि पहले आप उसको डील करते हैं, उसको सही तरीके से डील करते हैं, और उसके बाद उसके बारे में सही जानकारी सब तक पहुंचाई जाती है। बहुत सुदूर इलाके होते हैं जहां तक किसी भी तरह का न तो मैसेज पहुंचना संभव होता है, ना वहां से एकदम फौरन आप हर जगह उसका प्रसारण कर दें। तो इस मामले में भी यही हुआ कि पहले जब ये झड़प हुई, और इससे पहले एक बार इस तरह की स्थिति यहां पर उत्पन्न हुई थी, जिसे भारतीय सेना ने बहुत अच्छे से डील किया था सितंबर के महीने में। इस तरह की नौबत नहीं आई थी कि दोनों तरफ से चोटिल हुए हो उस समय सैनिक, सितंबर के महीने में। लेकिन इस बार जो हुआ है उसमें चीन ने इतनी बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, और भारतीय सेना तैयार थी, क्योंकि ड्रोन मूवमेंट जो रहा था और जिस तरीके से भारतीय Su-30 को भी स्क्रैम्बल करना पड़ा था इस इलाके में, उसके बाद से गुंजाइश थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, और हम तत्पर थे, हमारी सेना तत्पर थी, और इसीलिए फौरन उस चीज को टैकल किया गया था। अब चीन अपनी तरफ से तो इसे शुरुआत में डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि बाद में उसने कहा कि नहीं, भारतीय सेना वहां पर उसने घुसपैठ की कोशिश की। तो इस तरह की चीजें चीन की तरफ से कही जाएंगी, क्योंकि भारत का पराक्रम ऐसा था कि चीन को ज्यादा इस समय नुकसान झेलना पड़ रहा है, ऐसा कि वो अभी अपनी जुबान से उसे बताने की भी हालत में नहीं है। जी, धन्यवाद श्वेता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे सफर आपके लिए है और मुश्किल भी है तमाम हालात, लगातार रिपोर्ट्स आपके अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। संजय, निरुपम जी, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी ये समझ नहीं पाई है, चाहे डोकलाम हो, गलवान हो, या फिर अब तवांग हो, देश इस वक्त एक आवाज सुननी चाहती है? ये वक्त है सर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करने का। 1, 2, 3 दिन बाद जब परिस्थितियां बनेंगी, सरकार को आप कटघरे में खड़ा कीजिए, ये आपका काम है। आप विपक्ष है, हमलावर होइए कि चीन को लेकर क्या हमारा जो दबदबा, हम जिस पर अपनी पीठ थपथपाते हैं, उसमें हम कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त पर
जब सेना के साथ खड़े होना चाहिए तो प्रश्न उठाते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता दिखते हैं। यहीं से तो सारी दिक्कत शुरू होती है मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए। अंजना जी, कांग्रेस पार्टी बेहतर तरीके से जानती है कि जो पूरा विषय है एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है और इस विषय पे किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, भारतीय सेना की काबिलियत और उसके शौर्य के ऊपर कांग्रेस पार्टी को फक्र है। हम कभी भी अपनी सेना के शौर्य के ऊपर कभी शक नहीं करते, उसके सवाल नहीं उठाते। हम जो सवाल उठा रहे हैं वो इतना है कि मोदी सरकार जो क्लेम करती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक इमेज बना के रखी गई है कि वो रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई भी रुकवा सकते हैं और महाशक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अमेरिका को झुका दिया, फला को झुका दिया, ढिका को झुका दिया, चाइना के सामने चुप क्यों रहते हैं? पिछले 2-2.5 वर्षों से लगातार हम देख रहे हैं, कभी कैलाश रेंज में चाइना ने एक डोमिनेंट पोजीशन ले लिया, कभी लद्दाख में जो पैगोंग तुसे लेक है वहां पर कई फिंगर उसने अपने कब्जे में ले लिए, कहीं अरुणाचल में रास्ते बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, मिलिट्री गांव बसा रहे हैं, कहीं पर एक चुंबी वैली है सिलीगुड़ी के आसपास, वहां पर भी उनकी घुसपैठ हो रही, वहां पर गांव बसाए जा रहे हैं। डोकलाम में जो हुआ सबने देखा, गवलान में जो हुआ सबने देखा। हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को लेकर चुप क्यों रह जाते हैं? तो बार बार कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठी थी कि साहब आपको चुप नहीं रहना है, सेना के जवान लड़ेंगे, वो तो वहां पर तैनात है, वो लड़ेंगे और हम उनकी बहादुरी पे हमें फक्र है, लेकिन सरकारों को भी एक पूरा स्टैंड लेना चाहिए। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का जो बयान, वो बयान पढ़ने का मुझे मौका मिला। सुनिए उस बयान में जो 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूं कि चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। इस फेस ऑफ में हाथापाई हुई, भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट के पास वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब एक बहुत ताकतवर आदमी हमारे घर में घुस गया था और हम लोग उसको मजबूर कर दिए जाने के लिए। ऐसा लगता है कि ये पूरी सरकार कहीं ना कहीं लाचारी में है। मैं अभी त्रिवेदी जी को सुन रहा था, मुझे तरस आता है त्रिवेदी जी और भारतीय जनता पार्टी के समान तमाम साथियों के ऊपर। जब भी इंडो चाइना वॉर और जो चाइना का जो आक्रामक जो एक सामरिक नीति है उसके ऊपर जब भी कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है तो ये नेहरू जी के पास चले जाते हैं, फिर ये राजीव गांधी फाउंडेशन के पास चले जाते हैं और अभी तो यूनाइटेड नेशन में जो संयुक्त सुरक्षा परिषद में सदस्यता का प्रश्न, स्थायी सदस्यता का प्रश्न, उसके विषय पे चले जाते हैं। लेकिन क्या इस आरोप में पिछले 2 वर्षों से चीन को जब मौका मिला, जहां मौका मिला, लेकिन क्या इस आरोप में दम नहीं है कि उसकी बेवफाइयों के बावजूद गलबहियां करते हुए, और नेहरू जी खास तौर पर एक नहीं कई बार ऐसे प्रश्न आए और जिस चिट्ठी का वो जिक्र कर रहे हैं ये सब मौजूद है। चीन को लेकर एलएसी पर स्पष्टता नहीं होना क्या सबसे बड़ी आज गलती साबित नहीं हो रही है आपकी नजर में भी? आपकी नजर में भी, क्योंकि आप भी इतिहास को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। एक मिनट, एलएसी के ऊपर स्पष्टता नहीं है, ये नेहरू जी के जमाने से आप कह रहे हैं स्थापित है ये बात? क्या मोदी जी को मालूम नहीं था? तब वो अहमदाबाद में बुला के उनके साथ झूला क्यों झूल रहे थे? जब भी कोई विदेशी समिट होता है तो उसमें जाके गले क्यों मिलते हैं जीपिंग के साथ? आज जीपिंग से जब हम लड़ने की बात कर रहे हैं तो आप कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, नेहरू जी को बड़ा दुश्मन बता रहे हैं। आपका दुश्मन जीपिंग है, आपका दुश्मन चाइना है, आपका दुश्मन कांग्रेस पार्टी नहीं है। हाँ, रह गई बात राजीव गांधी फाउंडेशन में फंड आने की, तो हमने तो जो फंड आया ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखा दिया है। आपके पीएम केयर फंड में कितना फंड आया आपने को बताया आज तक? इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे कितने पैसे बीजेपी ने खाए आज तक बताया आपने? जो ट्रांसपेरेंट होता है वो बेईमान नहीं होता, जो छुपाता है उसके अंदर बेईमानी होती है। तो आप अपनी बेईमानी छुपा रहे हैं और अपनी बेईमानी छुपाने के लिए जो ट्रांसपेरेंट कागजात हैं उन कागजात के जरिए कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी फाउंडेशन जैसे एक बेहतरीन फाउंडेशन जिसने समाज सेवा का इतना बढ़िया काम किया और लगातार करता आ रहा है, उस फाउंडेशन को आप बदनाम कर रहे हैं। आप बिल्कुल बदनाम करिए, अपोजिशन में हमारे विरोधी हैं करिए, लेकिन जब चाइना से लड़ने की बात आती है तो कांग्रेस को कोसने के बजाय, नेहरू जी को कोसने के बजाय आप चाइना से लड़ने के लिए हमारे सैनिकों को ताकत दीजिए, हमारे सैनिकों के साथ खड़े रहिए। गवलान में 20 सैनिक शहीद हुए हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल नहीं लिया गया। क्या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि उन्हें हमारे 20 जवानों को मारा? हम चीन के 200 जवानों को मारे। पहले तो बोलती थी सुषमा जी, तुम मेरे 1 की मुंडी काटोगे मैं 100 की मुंडी काटूंगी। आज कहां चलेगी बीजेपी? आप बोलते आंख में आंख डाल के बात करेंगे, कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता हमारे बीच। हम लोग 56 इंच का सीना लेकर के खड़े हैं। रोज चाइना घुस रहा है साहब, और यही बात राहुल गांधी बार बार कहते हैं, तो कहते हैं राहुल गांधी चीन के समर्थक है। जो चीन का समर्थक होगा ना वो चीन के खिलाफ नहीं बोलेगा। आप चीन के खिलाफ नहीं बोलते, मतलब ऐसा लगता है आप चीन के समर्थन में या चीन के दबाव में हैं। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, कुछ सारे ऐप बंद कर देते हैं। ऐप बंद करने से कुछ होगा? आज भी कितना चीन का माल हिंदुस्तान में आ रहा है, कितनी कंपनियों में चीनी डायरेक्टर बैठे हुए हैं, इसका जवाब तो अभी लोकसभा में आजकल में ही दिया किसी मंत्री ने, इनकी मंत्री ने दिया है।
तो अगर चीन से लड़ना है तो हर मोर्चे पे लड़िए, खुल के लड़िए, पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। लेकिन ऐसे मौकों पे कांग्रेस पार्टी को गाली देके, दोष देके, मां और बेटे के खिलाफ उल्टा सीधा बोल करके आप चीन के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि आप हिंदुस्तान के अपनी अंदरूनी ताकत को कमजोर करने का एक दुष्प्रयास कर रहे हैं, और इसकी मैं निंदा करता हूं। राजीव गांधी फाउंडेशन ने 2005-2007 में, ठीक है, ये आरोप तो आप लगा रहे हैं 2005 और 2007 के बीच में 1,35,00,000 रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से मिले थे। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं ज्यादा चीनी बढ़ता खतरा। भारत की 3,560 कंपनियों में भारत में 174 चीनी कंपनियां रजिस्टर्ड है। कैसे हमारा कारोबार उनके साथ, बल्कि ये कहिए उनका कारोबार यहां पर फल फूल रहा है। चीनी निवेशकों को, शेयरधारकों का हिसाब नहीं है। 2003-04 में चीन से 4.34 अरब डॉलर आयात हमने किया है। 2021-22 में चीन से 94.2 अरब डॉलर आयात हमने किया है। 2003-04 से लेकर 2020-21 में 20 गुना आयात बढ़ा है हमारा चीन से। भारत चीन में व्यापार घाटा जो है वो 73 अरब डॉलर का है। भारत की 3,560 कंपनियों में चीनी निदेशक है। अब मुझे जल्दी से बताइए ये सुधांशु जी, जिसके बाद मैं सीधा जनरल मलिक के पास जाऊंगी, एक छोटा सा जवाब दीजिए। ये एक तरफ आप बिजनेस करते हैं, दूसरी तरफ आप बार बार राजीव गांधी फाउंडेशन और नेहरू को याद दिलाते हैं। आप 8 साल सत्ता में रहे, आपने ये एलएसी के रेजोल्यूशन के लिए क्या कदम उठाया है अभी तक, क्या किया है आपने? अब इनको अतीत और वर्तमान दोनों को जवाब दे देता हूं। पिछले 2-3 साल का जवाब देता हूं। संजय निरुपम जी बहुत आक्रोश और आवेश में बोल रहे थे, मैं बता रहा हूं हमने पिछले 4 साल में क्या किया है। धारा 370 पे चीन सर के बल खड़ा हो गया, एक प्रस्ताव नहीं ला पाया यूएन में। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बने, चाइना नहीं बन पाया। मौलाना मसूद अजहर को हमने आतंकवादी साबित करवा लिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना उसको नहीं रोक पाया। और मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आज चाइना के साथ खड़े हुए 3 देशों का नाम बता दीजिए, सिर्फ पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को छोड़ के। पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है चाइना। और ये उनके पीपुल्स डेली ने मई में 2020 में प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में भी यह बात लिखी थी कि टियानामेन स्क्वायर के बाद के दौर के सबसे बुरे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में इस समय चाइना है। मगर अफसोस कि जिस कोविड के लिए पूरी दुनिया ने चीन को दोषी माना, परंतु उस कोविड के लिए इनके अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोविड शब्द यूज किया, यानी मोदी जी से कनेक्ट किया। हैसियत नहीं थी कि सी जिनपिंग के ऊपर क्वेश्चन उठा देते। और रही बात पैसे की, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो विदेशी कंपनियां भारत में काम करती हैं, संजय निरुपम जी, वो भारत के सिस्टम। अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूं, अरे भाई मैं चाइना पे बोल रहा हूं भाई, चाइना पे। अरे चाइना पे तो समझ में आ रहा है ना, दान का एहसान चुका रहे हैं या करार का प्यार निभा रहे हैं। अब मैं जवाब दे रहा हूं। अरे भाई, अरे मैं जवाब दे रहा हूं भाई, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था बीच में। एक करके मान्यवर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं आपको टेक्निकल जवाब दे रहा हूं। एक करके प्लीज संजय जी। मैं टेक्निक, आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, अपने टर्न का इंतजार किया। अब मैं बता रहा हूं, जो भी विदेशी कंपनी भारत में काम करती है वो भारत के कानून के अनुसार काम करती है, भारत को टैक्स देती है। तो कल के दिन आप कहेंगे भारत सरकार क्या विदेशी कंपनी से टैक्स लेती है? नहीं, टैक्स देती है, वो भारत के नियम का पालन करती है और भारत के कानून से बंधे रहना पड़ता है जब भारत में काम करते हैं। मगर मान्यवर सुनिए, विदेश का दूतावास जो भारत में होता है वो भारत के कानून से बंधा नहीं होता है, वो उस सरकार की टेरिटरी होती है भारत में। यहां तक कि हमारी अगर पुलिस भी चाहे तो उसमें नहीं घुस सकती है। आपने दूतावास से पैसा लिया है, वो सीधे उस सरकार का प्रतिनिधि होता है हमारे देश के अंदर, और हमारी सरकार का उसमें कोई नियंत्रण नहीं होता है। जो कंपनियां होती है, इसलिए जमीन आसमान का अंतर है। आपने सीधे सरकार से पैसा लिया और मैत्री के शोध के लिए लिया। कृपया मैत्री का शोध बता तो दीजिए, 14 साल में ये कौन सा मैत्री का शोध किया, वही चल रहा है। जनरल मलिक, 3 बड़ी बातें हैं। एक तो एलओसी का रेजोल्यूशन ना, उसका रिजॉल्व ना होना कैसे एक मुसीबत लगातार बना हुआ है। हमने डोकलाम, गलवान और अब तवांग देख रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल आपसे यह है सर, जो पीएलए का आप कहना है कि भारतीय सेना आ गई थी, उसको किस तरह से हम देखें? तीसरी तरफ, क्या ये इंसिडेंट्स में कांग्रेस, बीजेपी या फिर दोनों की सरकारों में फर्क है जो आर्मी को इस वक्त निर्देश दिए गए हैं जमीन पर ऑन ग्राउंड डीलिंग के लिए? तीनों सवालों पर आपका जवाब जनरल मलिक। थैंक यू अंजना। ये 3 सवाल के जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस जगह का बैकग्राउंड भी बता दूं जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है।
जब से इंडिया और पाकिस्तान LAC के बारे में बातचीत करना शुरू किया है, मैं 1990s के बारे में बोल रहा हूँ, तब से ये जगह जो है यहाँ से एक डिस्प्यूटेड एरिया मानी गई। और ये भी मैं बता दूं कि कारगिल वॉर के समय भी चीनी सेना ने यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी और काफी ज्यादा तादाद में लोग अंदर घुसने की कोशिश की थी। हमारे लोगों ने वहां पर मुकाबला किया, चाहे हम कारगिल में लड़ाई लड़ रहे थे, फिर भी हमने यहाँ पर मुकाबला किया और 2.5-3 महीने के बाद में उनको वापस जाना पड़ा। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर अभी जो है हालत, खास पिछले 2.5 सालों के बाद में, गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद में, अब हमने बहुत मजबूत चीजें बना दी हैं। वहां पर सेना की तादाद भी बढ़ी है और वहाँ के जो हथियार हैं उनको भी हमने ज्यादा वहां पर दिए हैं और कम्युनिकेशन जो है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। अब आपका पहला सवाल था, दोहराएंगे आप प्लीज? सर, मेरा पहला सवाल यही था कि जो ये LAC का रिजॉल्व नहीं हो पाना, क्या ये कांस्टेंट यहाँ पर जोन हम देख रहे हैं, डोकलाम हमने देखा, हमने गलवान देखा, अब तवांग देख रहे हैं, इसका क्या रेजोल्यूशन है? दोनों सरकारों के डील करने के तरीके में क्या फर्क है? और PLA ने जो ये दावा किया है कि भारतीय सेना आ गई थी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, LAC को जब तक नक्शों के ऊपर, मैप्स के ऊपर मार्क नहीं किया जाए और वो चीन नहीं चाहते हैं, हमने बहुत कोशिश की है कि वो उनको मनाया जाए कि जब तक आप LAC को मार्क नहीं करोगे तो जितने भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के हमने एग्रीमेंट किए हैं वो चल नहीं सकेंगे। और यही हुआ है अभी तक। और ये जो बीच बीच में झड़पें होती रही हैं, चाहे वो ईस्टर्न लद्दाख में या अरुणाचल में, ये वजह सिर्फ एक ही है कि वो नक्शे के ऊपर LAC को मार्क नहीं करना चाहते। ठीक है। और वो उसको वेग रखते हैं और मेरा ख्याल में वो उसको डेलिब्रेट वेग रखते हैं। और ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये उसके अलावा ये भी मैं कह दूं कि उन्होंने खूब प्लान करके किया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो वहां पर स्ट्रेंथ बढ़ा रहे थे और 3 बजे सुबह घुस के आना इतनी बड़ी तादाद में, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी और ये खास प्रवोक करने का एक उनका षड्यंत्र था। तो ये जो है, जब तक हम नक्शे के ऊपर LAC को नहीं लगा सकते दोनों तरफ से मिलकर, तब तक ये जो है इंसिडेंट ये चलते रहेंगे। दोनों सरकारों के नजरिए में फर्क आप देखते हैं? बिल्कुल, हमने बहुत कोशिश की है और उन्होंने ना सिर्फ इस चीज को ना माना है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि 2002 और 2003 के बाद में उन्होंने नक्शे को एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करना भी मना कर दिया कि हम नक्शा आपको नहीं देंगे, अपना नक्शा, और इसी चीज को वेग रखा। और उसके बाद में कुछ सालों के बाद में तो उन्होंने ये भी कह दिया कि पूरा का पूरा अरुणाचल जो है ये हमारा हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है, और उसको दक्षिणी तिब्बत कह के उन्होंने, एक चाइना के एम्बेसडर ने ये इंडिया के अंदर ये क्लेम किया था कुछ साल पहले। ठीक है, मैं लौटूंगी सर। अगर कहीं पे आपको कोई इनपुट देना हो तो थोड़ा सा इशारा कीजिएगा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। वारिस पठान साहब, मतलब गुजरात चुनाव से, हिमाचल चुनाव से निकले, सीधे तवांग पहुंच गए। अब ऐसे वक्त पर यहां क्यों नहीं बोला गया, वहां क्यों नहीं जवाब दिया गया? क्या आपको नहीं लगता है कि ये वक्त है जब आप सोचिए ना, जो सेना है हमारी, वो जब इस तरह के पॉलिटिक्स और इस तरह की बयानबाजी देखती है, उन पर क्या बीतती होगी? उनको तो वहां पर डटकर मुकाबला करना है, थोड़ा ना यहाँ पे अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े घरों में और बड़े बड़े भाषण सिर्फ देने हैं। अंजना जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के उन बहादुर सिपाहियों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, उनको सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने तवंग के अंदर जो ये चीनी सैनिक घुसपैठी आए थे उनको खदेड़ के भगाया, उनको मार के दौड़ाया। अब बात, मेरे 2-3 सवाल है भाजपा सरकार से, वो जवाब दे देंगे तो बड़ी अच्छी बात है। एक तो 17,000 फीट ऊपर जाकर इन्होंने हमारे जवानों के ऊपर, उससे अभी ऐसे कर्नल साहब भी बता रहे थे कि इस तरह से आए, उनका प्रोवोकेशन करने का इरादा था। 9 तारीख की रात को वो आते हैं वहां पर पूरे इरादे के साथ,
10 तारीख हो जाता है, 11 तारीख हो जाता है, 12 तारीख के दिन शाम को एक अखबार में रिपोर्ट आता है कि इस तरह का एक मुठभेड़ तवंग में हुआ जहां पर कुछ हमारे सिपाहियों को भी, बहादुर जवानों को चोट लगी है, चाइनीज लोग भी कुछ चोट खाई है। भाजपा के एक लीडर जो अरुणाचल प्रदेश के, वो बोलते हैं कि हाँ 8 से 10 सोल्जरों को चोट लगी है। 13 तारीख के दिन तक सरकार जागती नहीं है। 13 तारीख के दिन राजनाथ सिंह आके पटल पे बोलते हैं पार्लियामेंट में कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मामूली सा ये था। तो क्या है ये, क्यों छुपाना चाहती है सरकार? बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये कि हम ये बोलते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो इस इशू के ऊपर, क्योंकि देश जानना चाहता है, हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो सरकार खामोश क्यों है? मोदी जी कब लाल आंख दिखाएंगे, कब 56 इंच का सीना खोल के पब्लिक के सामने आएंगे और बताएंगे हाँ मैंने चीन को बोल दिया है कि आज के बाद अगर हमारी जमीन में 1 इंच भी घुसे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बात नंबर 3, हमने ये भी मांग किया है कि चलिए जिस जगह के ऊपर तवांग में इस तरह का मुठभेड़ हुआ वहां पे पार्लियामेंटेरियन को सबको लेके चलिए, एक कमेटी जाए वहां। कब लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे ये भी हमको बता दीजिए। बात नंबर 4, मोदी ने लद्दाख में कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा ना किसी को घुसने देंगे, पर यहां तो आप अगर देखेंगे अंजना जी, दिमशोक यहां पर भी घुस चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश के इनके खुद के नेता बोलते हैं कि यहां पर 1000 किलोमीटर के अंदर चीनी घुसपैठे आ चुके हैं और यहां पर इन्होंने घर भी बना लिए, रास्ते बना लिए हैं, सब बना लिए। तो सरकार झूठ क्यों बोल रही है? पार्लियामेंट में झूठ बोलने की वजह क्या है? पब्लिक के सामने झूठ बोलने की वजह है, ये दर्शाता है पॉलिटिकल लीडरशिप जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी की, ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अंजना जी देखिए, देश की पूरी जनता हमारे बहादुर सैनिकों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। बहादुरों की सर्वोपरि है बात, लेकिन जो ये इनके पीछे छुप के खेल खेला जा रहा है ना भारतीय जनता पार्टी, जवाब लूंगी उनसे। और खास तौर से नरेंद्र मोदी जी उसके साथ जाके हाथ मिलाते हैं और क्या नतीजा हो रहा है देखिए, घुस रहे 17,000 फीट ऊपर आकर। ये बॉर्डर पे नहीं हुआ है, ये हमारी टेरिटरी में घुस के आवाज नहीं जारी अटैक किया गया। अंजना जी, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। मुझे बताया गया आपको आराम से और प्रॉपर आवाज जारी है। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। पीएलए का कहना है कि भारतीय सेना घुसी थी, तो अब आप नारा को कैसे बदलेंगे? वो कह रहे भारतीय सेना घुस गई थी हमारे इलाके में। अब ठीक है, आपकी ब्रीफिंग के हिसाब से पीएलए ने बोला यहाँ के उनके अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे हुआ तवंग में, नहीं तवंग के उनके खुद के नेता है, उनको निकाल दो। मिस्टर गांव करके है उनके नेता, उन्होंने कहा कि घुसे 17,000 फीट ऊपर आए, वहां पर मुठभेड़ हुई और हिंदुस्तान के हमारे 8 से 10 सैनिक घायल हुए। अब मैं और आप तो वहां पे नहीं गए थे ना अंजना जी, हम लोग तो वही देख रहे जो रिपोर्ट में आ रहा है। 12 तारीख के दिन तक खामोश क्यों रही सरकार? 9 तारीख को घटना हुई, वो तो उन्होंने कहा ना, वो तो सही बात है। 13 तारीख के दिन सरकार आगे क्यों बोल रही है? क्या छुपाना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल सरकार पर यह है कि आप जानकारी क्यों नहीं देते आकर? मीडिया के जरिए ही पूरी जानकारी कल शाम में लगभग 7 बजे आनी शुरू हुई, कंफर्मेशन हुआ 7:30, जिसके बाद से आज तक लगातार इस खबर पर बना रहा। मीडिया के जरिए खबर आई, कल शीतकालीन सत्र चल रहा था, 9 के बाद सीधा 12 तारीख को जानकारी मिले। क्यों? वो भी मीडिया के जरिए, जब शीतकालीन सत्र चल रहा है। क्या छुपा रहे थे सदांशु जी? पहले तो अंजना जी देखिए, वारिस पठान साहब का स्टेटमेंट को जरा बैक करके देखिएगा, क्या बोल गए कि अरुणाचल प्रदेश से 1000 किलोमीटर चीन अंदर आ गया है। जनाब, अरुणाचल से 1000 किलोमीटर में तो कलकत्ता भी कवर हो जाएगा। कुछ भी बोल देते हैं उठा के, कोई भी फिगर, किसी भी प्रकार की चीज बोल देना, यही दर्शाता है कि कितनी जिम्मेदारी से बात की जा रही है और कितनी गैर जिम्मेदारी से बात की जा रही है। अब दूसरे, क्यों अरुणाचल से 1000 किलोमीटर कितना होगा भाई, ये दर्शकों को पता है, इसलिए मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरी बात जो आपने बात कही, यदि 9-10 दिसंबर की रात होती है, 11 दिसंबर को उन लोगों की बात होती है और उसके बाद पहली बात जब वहां पर कोई इंसिडेंस होता है तो सबसे पहले लोकल यूनिट उस सिचुएशन को टैकल करने पे ध्यान देती है, उस सिचुएशन को नियंत्रण करने में ध्यान देती है। नियंत्रण करने के बाद जो इस्टेब्लिश प्रोसीजर है कि चाइनीज काउंटर पार्ट से इस विषय के ऊपर बात की जाती है और उनको मना किया जाता है और उसकी रिपोर्ट के साथ केंद्र को बताया जाता है। और कल रात में ही रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से बात कर ली थी और मीटिंग की बात कर दी गई थी। तो ऐसा तो नहीं, जब सरकार के पास सूचना आएगी उसके अनुसार सरकार कार्रवाई करती है। और देखिए मजे की बात, जब स्पष्ट रूप से कहा गया कि 6 हमारे सैनिक घायल हुए, जिसमें कोई गंभीर रूप से घायल नहीं और कोई हताहत नहीं हुआ, इसके बावजूद भारत सरकार कह रही है कोई नहीं आया, चीन कह रहा हमारे यहां घुस आया। अब ये पता नहीं कहां से इनको इल्हाम होता है
यानी कहां से अंतः प्रेरणा होती है या आसमान से सूचना अवतरित होती है? जो भारत कह रहा उसको नहीं मान रहे, जो चीन कह रहा उसको नहीं मान रहे, हमारा विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री कह रहे उनको नहीं मान रहे, जो पीएलए का स्पोक्स पर्सन कह रहा उसको नहीं मान रहे। मगर साहब जो मेरे मन में है वो हम मनमानी को ही मानने को तैयार हैं। तो इस कारण से ही आप लोगों की स्थिति इस प्रकार की बनती है कि जनता की नजर में दिखता है जब जब किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा विपक्ष ऐसा लगता है कि विरोधी या दुश्मन देश के से ज्यादा अपने देश के ऊपर आक्रामक दिखाई पड़ता है। यह समस्या हमारे यहाँ के राजनीतिक दलों में नजर आने लगती है और यह हमेशा होता है। आतंकवाद का विषय हो, पाकिस्तान का विषय हो या चाइना का विषय हो, एक विषय बता दीजिए जिसमें खड़े होकर कड़े शब्दों में आतंकवाद की आलोचना की हो, कड़े शब्दों में पाकिस्तान की आलोचना की हो, कड़े शब्दों में। ठीक है सुधांशु जी, लेकिन मुझे अपने प्रश्न का अभी तक जवाब नहीं मिला, इसीलिए दोबारा आपसे पूछ रही हूँ। एलएसी को रिजॉल्व करने के लिए, जैसा कि जनरल मलिक भी कह रहे थे, उसको नक्शे पर पूरी तरह से डिमार्केट करने के लिए 8 साल से आप सरकार में आप है ना सर, क्या एफर्ट किया है इस तरफ? आप क्या आगे बढ़े हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? इस पर कोई जवाब ही नहीं दे रहे आप। पहली बात तो हम ये बता दें, पहली बात, हाँ मैं बता रहा हूं, हाँ मैं आपको बात बता रहा हूं। पहली बात तो यह है कि भारत और चीन के बीच जो लाइन ड्रॉ की गई थी ब्रिटिश टाइम में, वो भारत और तिब्बत के बीच ड्रॉ की गई थी। वो पूर्णतः अस्पष्ट थी, उसमें कई कई किलोमीटर तक का एरिया पूरी तरीके से अनडिटरमिन्ड है, जिसको कि चीन ने कभी डिटरमिन नहीं किया। 1993 में एक बार यह समय आया था, जैसे हमारी एलओसी है पाकिस्तान बॉर्डर पे, उस समय यह हो गया था जो सेना जहां पर है कम से कम उसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लिया जाए, यानी मौजूदा स्थिति। मगर एग्रीमेंट में से मौजूदा वर्ड चीन के दबाव में हटा दिया गया तो वो फिर अस्पष्ट रह गई। आज समस्या यह है कि एक प्रकार से तिब्बत पर ही कब्जा कर रखा था, एग्रीमेंट तिब्बत के साथ था और किलोमीटरों का रिजॉल्व है, और अगर दूसरा पक्ष उस पर बात ही नहीं करना चाहे, यानी जमीन का एक विवाद है, दूसरा कह रही हम तो बात ही नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसने खुद ही जमीन एक प्रकार से हड़प ली थी एक जमाने में, तो इस कारण से यह समस्या आती है कि जब दूसरा पक्ष ईमानदारी से बात ही नहीं करना चाह रहा था तो कम से कम हम यही उससे मनवा लेते। उस जमाने में जब वो बात करने की टेबल पे आया था आखिरी बार कि जो मौजूदा स्थिति उसी को मान लेंगे, तो वह भी मानने को तैयार नहीं थे। हां, इतना जरूर याद दिलाना चाहता हूं कि 62 के बाद यदि एक बार चीन केवल हमारे पक्ष में झुका है तो तब जब उसने सिक्किम पर भारत का दावा मान लिया और अपना दावा छोड़ दिया, वो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजिंग यात्रा के दौरान। इसके अलावा आज तक 62 की वॉर के बाद चाइना ने कभी भी कोई भी एक स्टेप पीछे नहीं किया। और दूसरा, मोदी जी के जमाने में चाइना ने पहली बार एक्सेप्ट किया आफ्टर वियतनाम वॉर कहीं भी कि उसकी सेना पीछे हटी, ठीक है, या उसने यह माना है कि उसके इलाके में कोई घुस आया। अन्यथा मेरे मित्र बता दें, चीन ने कब यह माना पिछले 40 सालों में कि उसे पीछे हटना पड़ा अथवा उसके इलाके में कोई घुस आया? अभी तो सर स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है सुधांशु जी की हुआ क्या है 9 दिसंबर की रात को। आपके पास में आऊं संजय जी, उससे पहले सुधांशु जी ये क्लियर तो कीजिए। सेना ने हमें बताया कि 300 सैनिक अचानक 17,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ये वहां पर पोस्ट है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए वहां पर 300 सैनिक पहुंचे, ठीक है, उसको वहां से खदेड़ दिया। अब आप ये स्पष्ट बताइए कि भारतीय सेना ने चीनी सेना को खदेड़ा या जैसा पीएलए कह रही है कि चीनी सेना ने घुसपैठ की है, क्या हुआ है, हुआ क्या है? हाँ देखिए, जो हमारी चौकी थी उसके ऊपर उन्होंने रात के अंधेरे में हमला करके कब्जा करने का प्रयास किया, पर हमारे सैनिकों ने बहादुरी के साथ बगैर गोली चलाए उन लोगों को वहां से खदेड़ा और दूर तक खदेड़ दिया। आखिर में वो विवश होकर अपनी चौकी पर वापस चले गए। यह स्थिति हुई और इसमें हमारे 6 सैनिक घायल हुए, परंतु हमारा कोई सैनिक मारा नहीं गया, मृत्यु नहीं हुई और कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। मतलब गंभीर रूप से घायल होगा मतलब किसी को कोई फ्रैक्चर या इस ढंग की चीज नहीं हुई। यह बात स्पष्ट रूप से एक सेंटिमेंट संजय जी है देश में, और वो ये है कि दुश्मन देश विपक्षी पार्टी का हथियार कैसे बन सकता है सत्ता पर हमला करने के लिए। चाइना आपका सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है पिछले दिनों, क्या ये गलत स्ट्रैटेजी है? रीथिंक करना चाहिए कांग्रेस को? नहीं अंजना जी, ये आप लोग का नैरेटिव गलत है। कहीं से चाइना जो दुश्मन देश है वो हमारा हथियार नहीं है। हम जो चाइनीज हमले हो रहे हैं, चाइनीज घुसपैठ हो रहे हैं,
चाइनीज जो चीनी सैनिक जो हमारे अलग अलग इलाकों में, कभी डोकलम में, कभी अरुणाचल में, कभी लद्दाख में, कभी सिक्किम के पास वो जो चुम्बी बहती है वहां, इस तरह के इलाकों में जो घुसपैठ करते हैं, उन मुद्दों को हम खड़ा करते हैं। इन मुद्दों को खड़ा करना मतलब हम चाइना को हथियार के तौर पे यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार को जगा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार हमेशा चाइना के मामले में एक डिनायल मोड में रहती है। मोदी जी, अभी त्रिवेदी जी क्या बोल रहे थे कि भाई लास्ट जो बातचीत थी उसमें तो हमने एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं की, तो अब हुई नहीं। भाई साहब 8-9 वर्षों में मोदी जी पता नहीं कितनी बार जीपिंग से मिल चुके हैं, वो भी गए वो भी आए, फिर अलग अलग शिखर सम्मेलनों में मिलते हैं। तो आप अभी शुरू करिए। ठीक है, छोटा सा सिर्फ 2 लाइन का जवाब सुधांशु जी जल्दी से। वो कह रहे हैं बार बार मुलाकात हो रही है, एलएसए पर चर्चा क्यों नहीं करते? सिर्फ 2 लाइन। 2 लाइन मिल चुके हैं, सुनिए, मिल चुके हैं, सुनिए निरुपम जी, ना कोई लिखित करार किया है हमारी पार्टी ने, ना दान लिया। वाजपेयी जी के जमाने में सिक्का, एक मिनट वाजपेयी जी के, एक मिनट त्रिवेदी जी, आप एक इतिहास में चले जाते हैं कि वाजपेयी जी के जमाने में सिक्किम को मान्यता दी चीन ने और चीन ने स्वीकार किया। आप ये भूल जाते हैं कि इंदिरा जी के जमाने में सिक्किम को हमने हिंदुस्तान में शामिल किया था। ये नहीं बताएंगे आप, तो आप जो इतिहास में जल्दी से सुधांशु जी एक लाइन में छोड़ दीजिए। ये तो हम कह रहे हैं, अरे भाई करना होगा ना, अरुणाचल भी है, वो अरुणाचल पे दावा करता है, सिक्किम पे दावा संजय जी प्लीज जल्दी, सुधांशु जी एक लाइन से छोड़ दिया। ये हमारी बड़ी कूटनीतिक विजय थी। चलिए ठीक है, इसी के साथ अंत करते हैं। हमने ये कहा, हाँ, चीन की चाल पर सियासत कमाल की हो रही है देश में, लेकिन सियासत से आगे बढ़कर क्या रास्ता निकलेगा इस पर देश की नजर है। आप सभी का धन्यवाद, देखते रहिए आज तक। चीन पर घेरने चले, चंदा निकल पड़े। जी हां, यही हाल विपक्ष का हो रहा है। चीन पर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने पूछ दिया कि चंदा क्यों लेते हो चीन से। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।